नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे आइडिया की जो किसी भी लोकतंत्र को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है, और वो आइडिया है सत्ता की साझेदारी। सुनने में ये थोड़ा भारी भरकम पॉलिटिकल शब्द लगता है ना? पर यकीन मानिए, ये तो लोकतंत्र की आत्मा है। तो चलिए मिलकर समझते हैं इसे। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि कोई एक देश जहाँ तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग हों, अलग अलग कल्चर हों, वो सब शांति से एक साथ रह कैसे सकते हैं? मतलब, क्या ये सच में पॉसिबल है? और अगर है, तो इसका सीक्रेट क्या है? इस सवाल का जवाब ना हमें दो देशों की कहानियों में मिलेगा, और ये दोनों कहानियां बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। तो सबसे पहले चलते हैं श्रीलंका और देखते हैं कि जब चीजें गलत रास्ते पर चली जाती हैं तो होता क्या है। अब देखिए, श्रीलंका की जो एथनिक बनावट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जरा सोचिए, यहाँ की आबादी में 74% लोग सिंहली भाषा बोलते हैं और 18% तमिल। तो मतलब ये तो साफ है कि एक कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, उनका दबदबा है। तो हुआ ये कि आज़ादी के बाद श्रीलंका ने एक रास्ता चुना जिसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद या मेजॉरिटेरियनिज्म। अब ये है क्या? ये एक बहुत ही सीधी सी सोच है कि भाई, हम तादाद में ज्यादा हैं तो हमारी ही चलेगी, और इस सोच में जो लोग कम हैं, मतलब जो माइनॉरिटी में हैं, उनकी ज़रूरतों या उनकी इच्छाओं की कोई जगह होती ही नहीं। और ये सिर्फ एक सोच तक ही सीमित नहीं रहा। 1956 में एक ऐसा कानून लाया गया जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। रातों रात सिंहली को देश की अकेली ऑफिशियल भाषा बना दिया गया। बौद्ध धर्म को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया। और यही नहीं, यूनिवर्सिटी की सीटों से लेकर सरकारी नौकरियों तक हर जगह सिर्फ सिंहली लोगों को ही प्राथमिकता मिलने लगी। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक और दर्दनाक था। तमिल लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो अपने ही देश में बेगाने हो गए हैं, पराये हो गए हैं। और ये जो नाराजगी थी, ये जो तनाव था, वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि इसने एक भयानक सिविल वॉर यानी गृह युद्ध का रूप ले लिया। लेकिन क्या हर कहानी का अंत ऐसा ही होता है? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। और यही देखने के लिए अब हम चलते हैं बेल्जियम। एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां टकराव ने नहीं बल्कि समझदारी ने जीत हासिल की। अब कमाल की बात यह है कि बेल्जियम की सिचुएशन भी कोई आसान नहीं थी। श्रीलंका की तरह ही काफी कॉम्प्लेक्स थी। यहाँ देखिए, 59% लोग डच बोलते थे और 40% फ्रेंच। तो सवाल ये उठता है कि फिर बेल्जियम कैसे बच गया सिविल वॉर से? आखिर उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो श्रीलंका नहीं कर पाया? जवाब है बातचीत। बेल्जियम के लीडर्स ने लड़ने की जगह बात करने का रास्ता चुना। उन्होंने मिलकर एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें हर किसी के लिए जगह थी, हर किसी की आवाज की कीमत थी। और सुनिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये बहुत मुश्किल काम था। 1970 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 1-2 नहीं बल्कि 4 बार बदलाव किए, सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी अकेला या पीछे छूटा हुआ महसूस न करे। और उनका जो सॉल्यूशन था, जो मॉडल था, वो सच में जीनियस था। देखिए उन्होंने क्या किया। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। राज्यों को ज्यादा पावर दी गई। और तो और, राजधानी ब्रुसेल्स में जहां फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा थे, वहां भी एक अलग सरकार बनी जिसमें दोनों को बराबर का हक मिला। और सबसे इनोवेटिव चीज, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जिसका काम सिर्फ कल्चर, एजुकेशन और भाषा से जुड़े मुद्दों को देखना था। तो इस कमाल की समझदारी का नतीजा क्या निकला? बहुत सिंपल, आपसी झगड़े खत्म हो गए, देश टूटने से बच गया, और आज बेल्जियम में शांति और स्थिरता है। तो देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। 2 देश, 2 बिल्कुल अलग रास्ते और 2 एकदम अलग नतीजे। एक तरफ श्रीलंका जिसने बहुसंख्यकवाद का रास्ता चुना और उसे मिला संघर्ष, और दूसरी तरफ बेल्जियम जिसने साझेदारी का रास्ता चुना और उसे मिली स्थिरता। तो इन दोनों कहानियों से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सत्ता की साझेदारी कितनी ज्यादा जरूरी है। पर सवाल यह है कि क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या है कि इसे लोकतंत्र की आत्मा तक कहा जाता है? चलिए अब इस सवाल की गहराई में चलते हैं। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं सत्ता की साझेदारी, आखिर ये है क्या भला? इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है कि देश को चलाने के फैसलों में, सरकार में हर किसी का हाथ हो। ऐसा नहीं कि जो मेजॉरिटी में है बस वो ही सारे फैसले ले लें, नहीं, बल्कि हर ग्रुप, हर कम्युनिटी की आवाज को सुना जाए, उसे अहमियत दी जाए। अब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके पीछे 2 तरह के तर्क दिए जाते हैं।
एक है जिसे हम कह सकते हैं युक्तिपरक तर्क, मतलब एक प्रैक्टिकल रीजन। वो ये कि इससे समाज में अलग अलग ग्रुप्स के बीच टकराव का डर कम हो जाता है और देश में शांति बनी रहती है। और दूसरा है नैतिक तर्क, एक मॉरल रीजन। वो ये कि डेमोक्रेसी की आत्मा ही यही है कि नागरिकों को ये हक होना चाहिए कि उनसे पूछा जाए कि उन पर शासन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो क्यों तो समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कैसे, मतलब असल में पावर को शेयर करने के, उसे बांटने के तरीके क्या हैं? जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उनमें पावर शेयरिंग के 4 मेन फॉर्म्स या रूप देखने को मिलते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज बंटवारा। इसमें सरकार के जो 3 अंग हैं, यानी विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका जो न्याय करती है, इनके बीच पावर बटी होती है। ये एक दूसरे पर चेक और बैलेंस रखते हैं। दूसरा है वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर बंटवारा, मतलब ऊपर से नीचे तक, जैसे केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकारें और फिर लोकल गवर्नमेंट के बीच शक्तियों का बंटवारा। तीसरा है अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच पावर शेयरिंग, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने बेल्जियम में देखा। और चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच सत्ता की साझेदारी, जैसे कि जब कोई एक पार्टी बहुमत में नहीं आती तो कई पार्टियां मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार बनाती हैं। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में छिपा है। बहुसंख्यावाद लोकतंत्र नहीं, साझेदारी लोकतंत्र है। मतलब असली डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जो ज्यादा है उन्हीं की चलेगी। नहीं, असली लोकतंत्र तो वो है जहां हर आवाज को सुना जाता है, हर समूह को साथ लेकर चला जाता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हम सबके सोचने के लिए है। क्या सत्ता की साझेदारी के बिना एक सच्चा, एक वाइब्रेंट और एक स्थिर लोकतंत्र, क्या वो वाकई में मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने समाजों में, अपने अपने देशों में मिलकर खोजना होगा।